हेलो हाय नमस्ते। आप हैं अपने स्टडी डायरी यूट्यूब चैनल पे। मैं इस वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर 2 अम्ल क्षार लवण चैप्टर को 30 मिनट के अंदर में मैं ख़त्म करना चाहूँगा फुल डिटेल के साथ। कृपया करके आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए देखते हैं इस वीडियो के फुल डिटेल में। इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के बारे में। अम्ल एवं क्षार कैसे एक दूसरे को प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, साथ ही दैनिक जीवन में पाए जाने वाले तथा उपयोग में आने वाले बहुत से रोचक वस्तुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। और ब्रस्टेडी लारी के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जिसमें प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता होती है। लुईस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन की निर्जल जोड़ी ग्रहण करता है, उसे अम्ल कहते हैं। अम्ल के गुण देखेंगे। अम्ल स्वाद में कड़वा होता है। अम्ल की पीएच मान 7 से कम होता है। वह विद्युत का सुचालक होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। हाइड्रोजन मुक्त होता है अम्ल से। जैसे देखेंगे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, और HCN जो है हाइड्रोजन साइनाइड है, हाइड्रोजन साइनाइड। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देखेंगे HCl। उसके बाद हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल देखेंगे HF। और ये फोटो है कुछ अम्ल का। अम्ल 3 प्रकार के होते हैं। उसमें एक है नंबर 1 जो है तो ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के उपस्थिति के आधार पे। तो ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन की उपस्थिति के आधार पे देखेंगे तो ये 2 टाइप के होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की उपस्थिति के आधार पे। तो एक है ऑक्सी अम्ल, एक दूसरा है हाइड्रा अम्ल। तो ऑक्सी अम्ल को देखेंगे। ऑक्सी अम्ल जो होता है वह अम्ल होता है जो हाइड्रोजन परमाणु से एक ऑक्सीजन परमाणु संयुक्त करता है तथा साथ में कम से कम एक अन्य तत्व भी उपस्थित होता है, ऑक्सी अम्ल कहलाता है। जैसे HClO4 H2SO4 है, ये एग्जाम्पल है ऑक्सी अम्ल का। HClO4 और H2SO4। दूसरा है CHNO3 और फिर है H2CO3। तो ये सब एग्जाम्पल है ऑक्सी अम्ल का। अब हाइड्रा अम्ल है। हाइड्रा अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है सिर्फ। तो इसका एग्जाम्पल है HCF और HF। तो ये दोनों इसका हाइड्रा अम्ल का एग्जाम्पल है। अगला स्लाइड है, दूसरा नंबर है ये अम्ल का प्रकार। तो अम्ल का ये दूसरा प्रकार है, इसको देखेंगे तो ये आयन त्याग करने की क्षमता के आधार पर है। तो ये भी 2 टाइप का होता है, एक है प्रबल अम्ल, दूसरा है दुर्बल अम्ल। तो पहले यहाँ पे देखेंगे प्रबल अम्ल के बारे में देखेंगे। ये क्या होता है? प्रबल अम्ल ऐसा अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनीकृत हो जाता है और फलतः बड़ी संख्या में हाइड्रोजन आयन देते हैं। इसमें हाइड्रोजन आयन निकलता है प्रबल अम्ल में ज़्यादा। तो इसका एग्जांपल HCF है, H2SO4 है। दुर्बल अम्ल है ऐसा अम्ल जो जल में आंशिक रूप से ही आयनीकृत होता है, ये दुर्बल। तो दुर्बल अम्ल को देखेंगे तो ये ऐसा अम्ल है जो जल में आंशिक रूप से ही आयनीकृत होते हैं, फलस्वरूप कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं, तो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। और इस सब का एग्जाम्पल है, पहले प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल HCl है, H2SO4 है, नाइट्रिक अम्ल है HNO3। और नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं तो जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा के आधार पर देखते हैं। ये तीसरा प्रकार है अम्ल का। तो ये भी 2 टाइप का होता है। तो और ये अम्ल का तीसरा टाइप है और ये भी 2 प्रकार का होता है, एक सांद्र अम्ल होता है, एक तनु अम्ल होता है। तो सांद्र अम्ल को देखेंगे तो ये अम्ल जो होता है यह अम्ल विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलय की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होता है, तो सांद्र अम्ल कहलाता है। और तनु अम्ल जो होता है इसमें अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलयन की तुलना में अपेक्षाकृत कम होता है, तो ये तनु अम्ल कहलाता है।
इसका एग्जाम्पल एसिटिक अम्ल है, उसके बाद फॉर्मिक अम्ल है, कार्बनिक अम्ल। सभी कार्बनिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। ये ऑक्सीसांद्र अम्ल था और ये सब एग्जाम्पल है। जो मैं पहले बोल चुका हूँ ये फॉर्मिक अम्ल है CHCOOH। ये कार्बनिक अम्ल है CHCOH। और सभी कार्बनिक अम्ल जो होते हैं वो दुर्बल अम्ल होते हैं। तो अम्ल क्षार सूचक को देखेंगे इस स्लाइड में। तो अम्ल क्षार सूचक इस स्लाइड में इसके पहचान के लिए देखते हैं। तो अम्ल एवं क्षार की जांच के लिए आप संश्लेषित सूचक जैसे मेथिल ऑरेंज नेप्थलीन का उपयोग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यह है रिएक्शन विद इंडिकेटर। तो ये नेप्थलीन मेथिल ऑरेंज और लिटमस ये एसिड बेस से तो रिएक्शन होता है तो किस कलर में जाता है ये देखने के लिए है। इस स्लाइड को देखते हैं। और बेस का कलर ऊपर में हेडलाइन था। अब ये देखते हैं नेप्थलीन। तो ये एसिड बनने में एसिड डालते हैं नेप्थलीन में तो कलरलेस रहता है। जब नेप्थलीन में एसिड डालेंगे तो कलरलेस रहेगा नेप्थलीन। ये कलर जब नेचुरल रहता है नेप्थलीन का कलर वो फेंट पिंक होता है नेप्थलीन का कलर। जब नेप्थलीन में क्षार डालते हैं बेस डालते हैं तो डार्क पिंक हो जाता है। मेथिल ऑरेंज है वो एसिड डालेंगे तो रेड हो जाएगा। और ऐसे नेचुरल कलर इसका रहता है ऑरेंज। नेचुरल कलर ऑरेंज है। जब क्षार डालेंगे मेथिल ऑरेंज में तो ये ऑरेंज ही रहता है। अब लिटमस को देखते हैं। तो लिटमस को जब एसिड में डालेंगे तो रेड हो जाता है और नेचुरल नहीं है इसमें लिखा हुआ और बेस में ब्लू। हम नेचुरल इंडिकेटर है। जो नेचुरल इंडिकेटर जैसे विलियम लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है। थैलाफाइट समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय होता है तब यह बैंगनी रंग का होता है। जैसे यहाँ वो बीकर है उसमें दिख रहा है एसिडिक है तो बैंगनी कलर का रहता है और नीचे पिंक कलर का है, रेड है नीचे। और दूसरा जो बीकर है बेस का है ये, तो ये पिंक कलर का है तो ये ब्लू कर दिया है, रेड कलर से ब्लू कर देता है बेस। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया एवं जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ किसी विलयन में अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति की सूचित करते हैं। इन्हें अम्ल क्षार सूचक या कभी कभी केवल सूचक कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अब। तो ये स्लाइड में देखेंगे अम्ल के साथ धातु के अभिक्रिया को देखेंगे। तो साबुन के घोल से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है और जलता हुआ मोमबत्ती उसके पास ले जाते हैं तो दहन होता है, फट करके आवाज़ आता है। हाइड्रोजन गैस जब का दहन होता है तो ये अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया करने पे ये इस तरह से जलता है। और इस बीकर में क्या है, मतलब इसमें जो है दानेदार जिंक का टुकड़ा डाला हुआ है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में, तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो हाइड्रोजन गैस को जब साबुन के घोल से विलयन से जब वो विलयन के सामने जब उससे गुजारा जाता है हाइड्रोजन गैस निकलता है तो वहाँ पे मोमबत्ती रखते हैं तो वो जलता है जिस तरह से दिखाया गया था। तो यहाँ इस स्लाइड में देखें, ध्यान दीजिए कि ऊपर दी गई अभिक्रिया में धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित करती है, एक यौगिक बनाता है जिसे लवण बोलते हैं। अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। अम्ल प्लस धातु का रिएक्शन करेंगे तो लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। जैसे जिंक यहाँ पे धातु है और H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो इस दोनों को जब रिएक्शन करते हैं तो जिंक सल्फेट बन जाता है। वो जिंक है धातु
वो अम्ल है। तो जिंक सल्फेट बन गया इधर, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो अम्ल धातु के रिएक्शन करने से ये बनता है, ये अभिक्रिया। इसको याद रखना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में खास करके इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में डालते हैं। तो धातु को जब धातु कार्बोनेट बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। तो ये भी पूछता है अभिक्रिया लिखने के लिए एग्जाम में, तो इसको भी ध्यान से समझना है। इसमें ये समझ रहे हैं हम कि धातु कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट को अम्ल से जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, प्रोडक्ट क्या आता है। तो लवण आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, जल आता है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में भी पूछ सकता है ये। तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है जब धातु को जब कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करेंगे। तो यह अभिक्रिया रिएक्शन नीचे लिखा हुआ है और यहाँ पे ये है क्रियाकलाप, मतलब यहाँ पे फिगर भी है। इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से भी निकल रहा है और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उसमें जिंक सोडियम कार्बोनेट का टुकड़ा डालते हैं तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और जल प्लस सोडियम क्लोराइड ये बन जाता है। तो इसको जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से इसे निकालते हैं, ये फिगर में ये दिखाया गया है। इसके अंदर हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, जैसे वो पूरक नली है, मतलब निकास नली है, जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गुजार रहे हैं यहाँ पे इस विलयन, मतलब इस फिगर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से गुजार रहे हैं। तो ये रिएक्शन जो है ये होता है जैसे Na2CO। तो ये कार्बनिक धातु है, तो इसको जो है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो इसके साथ जब रिएक्शन करते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है, NaCl बनता है और प्लस H2O जल है ये, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। जबकि सिंपल धातु से अम्ल को रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, लेकिन कार्बनिक धातु से रिएक्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जल बनता है। यहाँ पे NaHCO3 लेते हैं, इसको HCl अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तो NaCl प्लस जल और कार्बन डाइऑक्साइड ये निकल रहा है। नेक्स्ट स्लाइड है, यहाँ पे देखेंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला है उसको चूने के पानी से, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ जो ये प्रकनली है तो ये जो प्रोडक्ट बना है इसी के आगे जब चूने के पानी से नीचे ये वाला विलयन है तो इससे जब गुजारेंगे तब यहाँ पे ये बन रहा है। जैसे यहाँ पे चूने का पानी है तो ये विलयन है चूने के पानी वाला, तो यही यहाँ पे दिखाया गया। इसको कार्बन डाइऑक्साइड ये रिएक्शन बनता है, वहाँ पे ये विलयन में बना है। सो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है तो इसको चूने के पानी से प्रवाहित करेंगे तो ये रिएक्शन हो रहा है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको चूने का पानी बोलते हैं, इसको प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो ये दोनों का जब रिएक्शन होगा तो यहाँ पे श्वेत अवक्षेप बनेगा जिसे कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, ये बनता है और H2O जल लिक्विड है। तो ये प्रोडक्ट बनता है इससे, और अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने से ये रिएक्शन होता है, ये अभिक्रिया होता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है तो कैल्शियम कार्बोनेट को और H2O है जल में और कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसको अभिक्रिया करेंगे कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट, तो ये प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट स्लाइड है, जैसे जल में विलयशील चूना पत्थर, लाइमस्टोन, खड़िया, चौक एवं संगमरमर, मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट के
ये अप्रूव होता है। ये सब जो ये तीनों है ये सभी कैल्शियम कार्बोनेट के ही अप्रूव है। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनाता है। ये याद रखना है कि सभी धातु कार्बोनेट और हाइड्रोकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनाता है। मेन ये याद रखना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है धातु कार्बोनेट हाइड्रोकार्बोनेट और अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे दोनों का, तो ये बन के आता है लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल। मैंने इसको याद रखना है। नेक्स्ट स्लाइड है अम्ल है और उसका स्रोत है। तो ये अम्ल कहाँ पाए, जैसे ये अम्ल है एसिटिक अम्ल है तो ये सिरका से सिरका इसका स्रोत है, सिरका विनेगर जिसको बोलते हैं। दूसरा है अमीनो अम्ल, तो ये प्रोटीन और लाल चींटी में होता है। जब फॉर्मिक अम्ल है तो ये मधुमक्खी में होता है। ऑक्जेलिक है टमाटर में है। हाइड्रोक्लोरिक मनुष्य के उदर में पाया जाता है, उदर का स्रोत है ये। और ग्लूमेटिक अम्ल है गेहूं में। और टार्टरिक अम्ल इमली अंगूर में। मौलिक अम्ल कच्चे फल सेब में। लैक्टिक अम्ल दूध में। बेंजोइक अम्ल हरी घास पत्तियाँ। कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर में। साइट्रिक अम्ल ये नींबू में पाया जाता है। तो साइट्रिक अम्ल नींबू में होता है। यहाँ पे अब देखेंगे भस्म, बेस जिसको क्षारक बोलते हैं, तो ये इसको देखेंगे। तो आर्नियस के अनुसार क्षार वह है पदार्थ है जो जल में घुल के OH- देता है, वह क्षार कहलाता है। और बी लॉरी के अनुसार क्षार वह पदार्थ है जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। लुईस के अनुसार क्षार वह पदार्थ है जिसमें इलेक्ट्रॉन की निर्जर जोड़ी त्यागने की प्रवृत्ति होती है। क्षार जल में विलय क्षारक को क्षारक कहते हैं। तो क्षार जल में विलय क्षारक को क्षार कहते हैं। जो जल में विलय क्षारक होता है उसको क्षार कहते हैं। सिंपल ये देखना है। इसका उदाहरण है NaOH और KOH। धातु क्षार से अभिक्रिया कर लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये ध्यान में रखना है। धातु को जब क्षार से अभिक्रिया करेंगे तो लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनता है। जैसे उदाहरण है Al है प्लस NaOH है, ये क्षार है NaOH प्लस H2 है। जब ये सभी को अभिक्रिया करेंगे तो इसका प्रोडक्ट बन के आएगा NaLO2 और 3H2H जो हाइड्रोजन है। तो सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो क्षारक अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लवण एवं जल बनाता है। क्षारक जो है वो अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया जब करता है तो लवण एवं जल बनाता है। जैसे उदाहरण है कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 है प्लस A है CaOH2 है। जब इसका जब दोनों का अभिक्रिया होगा तो CO3 है प्लस H2O जल बनाता है। और क्षारक के जो प्रकार होता है यहाँ पे जल में विलेयता के आधार पे 2 प्रकार का है, सांद्र क्षारक और तनु क्षारक। सांद्रता के आधार पर प्रबल और दुर्बल होता है। अम्ल एवं क्षार की शक्ति pH स्केल द्वारा मापा जाता है। तो pH विलयन में उपस्थित जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की माप है। और pH जो है ये होता है -log H+ में होता है। तो वही pH विलयन की उपस्थिति का हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के रूप में मापते हैं। और ये यहाँ पे दिया हुआ है इसकी माप को। जैसे अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है, इसका ये मेजर होता है। और ये जो होता है हाइड्रोजन आयन देता है। तो ये देखेंगे, इसको पहले इरेज करते हैं। तो मेन तो हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति की ही जांच किया जाता है।
इसी से पता चलता है। जैसे पीएच का ये फॉर्मूला होता है -log हाइड्रोजन आयन होता है। तो ये देखेंगे उदासीन बीच में रहता है, जो 7 रहता है 7 से कम रहता है, 0 से 7 तक वो अम्लीय होता है, सबसे कम होता है जो 1 0 2 3 ये सबसे ज़्यादा प्रबल अम्ल होता है, और जो 5 6 होता है ये दुर्बल अम्ल होता है। और इधर जो होता है जो क्षारीय होता है, जो 1 से 14 तक इसका मेजर होता है, 0 से 14 तक होता है मेजर इसका अम्लीय क्षारता को मापने के लिए। जैसे जठर रस है उसका 1.2 है, नींबू का लगभग 2.2 होता है, शुद्ध जल का 7.4 है, और मिल्क मैग्नीशिया का 10 होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14 होता है। तो 0 से 14 तक इसमें अंकित रहता है। जैसे कुछ पदार्थ है, नींबू का 2.5 होता है, टमाटर के रस का 4.1 होता है, अम्लीय वर्षा का 5.6 होता है, और शुद्ध जल का 7 होता है, रक्त का 7.4 होता है, चूना जल का 11 होता है, और मैग्नीशियम का जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 होता है, सोडियम ऑक्साइड विलियन का 14 होता है। तो 0 से 14 तक अंकित रहता है इसके पीएच स्केल पे, उसे लवण कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड ये सोडियम क्लोराइड प्लस H2O बना देता है। सोडियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O बना देता है। और H2CO3 है, NaOH जो है ये Na2CO3 और 2H2O बना देता है, जो दुर्बल अम्ल और सबल क्षार और क्षारीय लवण होता है। अब साधारण लवण परस्वैदी पदार्थ की उपस्थिति के कारण हवा से नमी सोखता है तथा पसीज जाता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युतीय धारा प्रवाहित करने पे सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है। इसे क्लोर छाल प्रक्रिया कहते हैं। इसमें क्लोर छाल प्रक्रिया को हम लोग देख रहे थे। सोडियम क्लोराइड है और जल से अभिक्रिया करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ये क्लोर गैस बनने की प्रक्रिया है। जैसे क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होता है तथा हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होता है, पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण हो जाता है इसमें। तो ये क्लोर छाल प्रक्रिया के महत्वपूर्ण इसमें उत्पाद दिया गया है ना। एनोड कैथोड पे जो उत्पाद बनता है वो एनोड पे क्लोरीन होता है, हाइड्रोजन जो होता है कैथोड पे होता है। तो ये प्रक्रिया को मतलब फिगर रोक के आप लोग समझ लेना। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड जो है वो कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। साबुन तथा अपमार्जक बनाने में, कागज बनाने में और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। विरंजक चूर्ण है, यह शुष्क बुझा चूना पर क्लोरीन की अभिक्रिया से विरंजक चूर्ण बनता है। उदाहरण के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन को अभिक्रिया कराएंगे तो CaOCl2 प्लस H2O जल बना लेता है। इसका उपयोग जो है विरंजक के रूप में, उपचायक के रूप में करते हैं। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट उपयोग करते हैं इसको खाना बनाने में। धोवन सोडा, धोने वाला सोडा, इसका सूत्र है सोडियम कार्बोनेट 10H2O होता है। इसका उपयोग कांच जल से अस्थायी कठोरता हटाने में। NaOH का उपयोग साबुन तथा अपमार्जक, कागज, विरंजक चूर्ण का उपयोग विरंजक, उपचायक, रोगाणुनाशक के रूप में। बेकिंग सोडा का सूत्र NaHCO3 पीछे भी देख चुके हैं इसको। धोने का सोडा का सूत्र Na2CO3 10H2O है, और इसका उपयोग कांच, साबुन उद्योग में, बोरेक्स बनाने में, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने में। लवण के एक सूत्र इकाई में जल की निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। उदाहरण के लिए CuSO4 × 5H2O में 5 क्रिस्टल का जल है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को देखते हैं। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 और ½ H2O होता है। इसका उपयोग टूटी हुई हड्डी को सही जगह स्थिर करने में, मूर्ति बनाने में। जिप्सम को 373 डिग्री या 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। और ये जिप्सम है
जैसे इसको 100 डिग्री सेल्सियस या 373 के पे गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया है यहाँ पे। जैसे CaSO4 को जल मिलाते हैं उसमें तो जो है कैल्शियम सल्फाइड एंड H2O जो है वो बनता है। और इसका उपयोग टूटी हुई हड्डी को सही जगह स्थिर करने में, मूर्ति बनाने में और कृत्रिम फाइबर बनाने में इसका उपयोग करते हैं। इस तरह से ये सॉल्व करते हैं। इस तरह से ये सॉल्ट भी ख़त्म हो गया ये चैप्टर। यहाँ पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कर दें।